को संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया 26 नवंबर। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस पूरे क्रम में आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 इस दिन बैठी थी और इस दिन संविधान पूर्ण हो गया। हर एक सदस्य ने साइन कर दिए और संविधान बनकर तैयार हो गया। टोटल जो समय पीरियड था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दिन भारत का संविधान कंप्लीट हो गया और तत्काल प्रभाव से 15 अनुच्छेद थे वो तुरंत लागू हो गए थे। कितने? 15। उसके बाद जो बचे थे 380 अनुच्छेद, उनके लिए हम इंतजार कर रहे थे एक शुभ दिन का, और वो शुभ दिन था 26 जनवरी। क्या था? 26 जनवरी। अब 26 जनवरी कब आएगी? 50 में आएगी, क्योंकि ये नवंबर में बना है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? तो आपको सबको पता है कि 26 जनवरी के दिन जो लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारा 31 दिसंबर 1929, उस दिन घोषणा की गई थी कि अगले साल हम स्वतंत्र हो जाएंगे, संप्रभु हो जाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर झंडा, तिरंगा नहीं बोलेंगे, झंडा, क्योंकि तिरंगा तो बाद में लिया है। तिरंगा हमने लिया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अच्छा, क्लियर है? तो इस 26 जनवरी से पहले 2-3 डेटा और आपको याद रखनी पड़ेगी। एक डेट आपको जैसे याद रखनी पड़ेगी 26 नवंबर 1949, इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। एक डेट आपको याद रखनी पड़ेगी 24/1/1950। इस दिन 3 चीजें भारत ने ली थी। एक लिया था राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। क्वेश्चन यहां से अभी तैयार हो जाते हैं कि भारत ने राष्ट्रपति पद कब लिया? भारत में राष्ट्रपति कब लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रगान कब लिया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत ले लिया। उससे पहले 22 अगस्त, क्या 22 अगस्त 1947 को हमने झंडा ले लिया था। क्या ले लिया था? झंडा। सॉरी 22 जुलाई आएगा ना, 15 अगस्त को तो फहरा दिया। हाँ, जुलाई, 22 जुलाई को हमने राष्ट्रीय झंडा ले लिया था, तिरंगा को। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, साफ कर दूं मैं? भाई समझ में आ रहा नहीं? जिनको अगर नहीं आता तो बिल्कुल पूछ लेना। हम 0 से पढ़ रहे हैं बिल्कुल संविधान का, कि कैसे कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ, कैसे संविधान बना, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, बंटवारे के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्योंकि आपको पता है, एक छोटा सा बीच का छूट गया है कि बंटवारे के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। अब जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में पूरे भारत के लिए संविधान बना रहे थे। हमने देखा कि प्रति 10 लाख की आबादी से एक सदस्य चुनना था। टोटल इलेक्टेड जो सदस्य थे वो थे 296। उस पूरे के पूरी आबादी में जो आज का बांग्लादेश है, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, वो भी शामिल था। उस समय का जो वर्तमान पाकिस्तान है वो भी शामिल था। लेकिन अचानक क्या हुआ? पाकिस्तान तो हट गया। तो संविधान सभा, क्योंकि बंटवारा कब हुआ था? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को बंटवारा हो गया था 1947 को, और हमारा संविधान बना है 26/11/1949 को। तो और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9/12/1946 को। तो इस समय तो पूरे सदस्य थे। अब बीच में ये घटना घट गई, पाकिस्तान चला गया उधर। तो जितने भी सदस्य उस क्षेत्र से चुन के आए थे वो क्या हो गया? संख्या उनकी कम हो गई, वहां चले गए। ठीक है, तो जो कुल सदस्य 389 थे, उनमें से 299, मैंने बिल्कुल ही निचोड़ निकाला, इसको भूलना मत इन आंकड़ों को, कि बंटवारे के बाद भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य बने, कैसा क्या, बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत एक भी चीज छोड़ी नहीं है। टोटल सदस्य कितने थे? 389 में से 299 सदस्य बचे थे पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है, जिसमें से उस समय हमने ब्रिटिश इंडिया से लिए थे 296, अब बचे थे 229, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का जो सिंध प्रांत था वो किसके अधीन था? ब्रिटिश के। वो तो पाकिस्तान में चला गया। तो वहां से जो चुन के प्रतिनिधि आए थे वो प्रतिनिधि चले गए पाकिस्तान में। तो बंगाल है, बंगाल किसके अधीन था? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों से जो पूर्वी बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रतिनिधि चुन के आए थे वो भी माइनस करने पड़े। तो टोटल 2 चीज याद रखना, संपूर्ण संख्या संविधान सभा की 389,
बाद में बचे 299 और जिसमें ब्रिटिश इंडिया में पहले 296 थे, वर्तमान में बचे 229 और देशी रियासतों से जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्यों में से 70 सदस्य बचे। क्लियर है यहाँ तक? आंकड़ा नहीं है क्लियर? किस किस को नहीं है क्लियर? तो एक बार देख लो भाई, देख लो, कोई बात नहीं। 389 टोटल थे, 389 में से सदस्य बचे 299। हमने देखा ब्रिटिश इंडिया के 296 थे, अब बचे 229 और देशी रियासतों में से 93 थे, अब बचे 70। ये कब बचे? पाकिस्तान निकलने के बाद, यानी कि इस डेट को। ये हमारी सदस्य संख्या थी। 389 में से 299 बचे, 296 जो कि ब्रिटिश इंडिया से आए थे और कमिश्नरी प्रांत से आए थे 229 बचे और 93 सदस्य जो देशी रियासतों के थे उनमें से बचे 70। बाकी कहाँ गए? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। ठीक है, चलो अब जो मैंने आपको इससे पहले बताया मैंने आपको कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके दो काम थे। क्या थे? दो काम थे। एक तो भारत में विधायिका, एक प्रकार से संविधान सभा भारत की संसद बन गई थी, विधायिका बन गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि विधायिका के दो काम होते हैं। देश के लिए नीतियां भी बनाती विधायिका और कानून भी बनाती है। तो उस समय भी जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान सभा तो बन गई थी, मतलब उसका काम संविधान बनाना था, साथ के साथ में उसने कार्यपालिका का रोल भी करना था। कुछ एक निर्णय लेने थे उसने और कुछ एक निर्णय उसने लिए। कौन कौन से निर्णय लिए उसने? सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता। किसकी? राष्ट्रमंडल की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली? क्लियर है? भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली? भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 को ले ली थी। कब ली थी? मई 1949 को ले ली थी। और उसके बाद राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947। ये काम किसने किया था? ये भी संविधान सभा ने किया था, लेकिन संविधान सभा के तौर पर नहीं, विधायिका के तौर पर। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है कौन लेगा? संविधान सभा नहीं लेगी, विधायिका लेगी। उसके बाद तीन चीज मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। 24 जनवरी 1950 को तीन काम उसने कर दिए। ठीक है, संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा के और कुछ काम भी थे, थोड़ा उन पे भी गौर करेंगे हम कि संविधान सभा एक बृहत थी। टोटल हम देखें 389 सदस्य थे उसमें। अब 389 के 89 एक साथ कुछ काम करेंगे नहीं, तो उनके कामों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। जैसे हम 10 लोग इधर 30-40 लोग बैठे हैं, मैं बोल देता हूँ इतनी कोई इतनी करंट अफेयर्स निकालो, फलाने एक मुस्कान जनरल अवेयरनेस भेज दी थी मेरे पास, कभी तो कुछ डेटा निकालता, अलग अलग होता नहीं। ऐसे ही संविधान सभा के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटे गए और उन काम के लिए जो लोगों का समूह था उसको बोला गया समिति। क्या बोला गया? समितियां। अलग अलग काम के लिए अलग अलग समिति बनाई गई। जैसे आप देखोगे समितियों में संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति है? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संविधान सभा की अपनी अपनी कुछ एक समितियां थी संविधान बनाने के लिए। उन समितियों में पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि संघ में कौन था? नेहरू जी, प्रधानमंत्री वही थे, ताकतवर। ठीक है, उसके बाद एक समिति बनती है संघीय संविधान समिति। दूसरी बनती है संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष यही थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक समिति और बनी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रारूप समिति। भारतीय प्रारूप क्या है? ये मतलब उसका सिंटैक्स, मतलब वो कैसा रहेगा? वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। प्रारूप, ड्राफ्ट करना, उसको कैसा रहेगा। हमने कोई भी काम हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये मेन इंपॉर्टेंट समिति थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी थी। उसके अलावा और भी समितियां थी, जैसे कि आप देखोगे मौलिक अधिकार समिति। अब मौलिक अधिकार समिति के अलावा अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति, एक समिति बनाई गई थी। फिर उसकी 5 उप समितियां बन जाती है, इसको याद रखना। एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। यानी कि एक ऐसी समिति है जो आपके मौलिक अधिकारों के लिए काम करेगी। कैसे मौलिक अधिकार दिए जाएं, क्या दिए जाएं, क्या किया जाए, तो काम उसका हो गया। उसके अलावा उसका काम था अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम क्या करें। उसके अलावा जनजाति कौन क्या होते हैं, जनजाति जंगल में रहने वाले लोग। कुल मिलाकर अब संविधान बन जाएगा फिर हम पढ़ेंगे कि जनजाति लोगों के लिए अनुच्छेद 366 बोलता है कि 244 में जिनके लिए लिखा है वो जनजाति हो जाती है। तो वो हम संविधान बन जाएगा जब पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में क्या बना रहे हैं हम, एक स्केच। जनजाति वे लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए, और किसके लिए, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। बहिष्कृत ऐसे क्षेत्र जिनको हमने छोड़ रखे, तो 4 क्षेत्रों के लिए अलग अलग समिति बनाई गई। एक समिति बनाई गई, उसके अंदर 4 उप समितियां बनाई गई। पहली समिति थी मौलिक अधिकार समिति। कौन सी, मौलिक अधिकार समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, अध्यक्षता कर रहे थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद में उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र कौन सा आ जाएगा श्रद्धा, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र से आप क्या समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, हाँ इतनी छोड़ के सर, मैं तो वो तो बाद में प्रावधान आएगा। आप उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र का मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन कौन से सीमांत, सीमा का जहां अंत हो रहा है, शब्दों को जाओ आप, सीमांत क्षेत्र जहां सीमा का अंत हो रहा है भारत का, यानी कि बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वाला एरिया, म्यांमार का बॉर्डर वाला एरिया, ये सारी, और आसाम को छोड़कर। क्यों, क्योंकि ये आसाम तो पिछड़ा है लेकिन सीमांत क्षेत्र उससे ज़्यादा पिछड़ा है, तो क्या बोला गया, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र आसाम को छोड़कर। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है, बोरदोलोई इसके अध्यक्ष थे। अगला, छोड़े गए तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। कुछ क्षेत्र जो छोड़ दिए या आंशिक रूप से छोड़ दिए, उनके लिए समिति बनी थी ए.वी. ठक्कर की अध्यक्षता में। ये सारी उप समितियां हैं। मुख्य समिति कौन सी थी, मौलिक अधिकार समिति, उसकी 5 उसकी उप समितियां बन गई, ठीक है। अच्छा, एक समिति और थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर समिति, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर समिति, यानी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर कौन सा जाएगा राहुल, राजस्थान और पंजाब का सीमांत। हाँ कविंद, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, हाँ पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले एरिया में आप देखते हो कि एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, आज ही बलूचिस्तान का आगे वाला एरिया, क्योंकि उस समय क्या था, भारत का पार्ट था, तो उसके लिए भी समिति बनाई दी। लेकिन इस समिति के बाद फिर जब पाकिस्तान अलग निकल गया, इसका कोई औचित्य नहीं निकला, इसको कोई काम सौंपे नहीं गए। एक बनाई थी, इसका अध्यक्ष भी कोई बाद में कोई किया नहीं, क्योंकि जो अध्यक्ष थे वो भी पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अच्छा, 6वें नंबर की समिति, अब जो क्या थी, मौलिक एक समिति थी, उसकी 5 उप समितियां बना दी, ठीक है। अगली, प्रक्रिया नियमन समिति, प्रोसेस को नियम बनाएगा। कौन बना सकता है भाई, संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, उससे संबंधित नियम बनाएगा। कौन बनाएगा, सिंपल, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज लोकसभा के अंदर प्रक्रिया कौन तैयार करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष भी वही थे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। एक बनी थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका काम था राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से संबंधित क्या क्या काम करने उसके लिए। और एक बनी थी संचालन समिति, पूरी की पूरी समिति बता दी मैंने आपसे, संचालन
संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि संविधान सभा का संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कुछ छोटी समितियां भी थी, ये तो बृहद समितियां हो गई, बड़ी हो गई। कुछ छोटी समितियां थी, जैसे कि आप देखोगे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त, भैया आप संविधान बना रहे हो तो आपको पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? और आप संविधान तो बना रहे हो, आप तो बहस कर रहे हो, आप बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हो, आप बहुत सारे मुद्दों पर नई नई बातें बोल रहे हैं, उनको लिखेगा कौन? कर्मचारी। ठीक है। तो एक समिति बनी थी वित्त एवं कर्मचारी समिति। क्या? वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वित्त और कर्मचारी किसके अधीन आएंगे? अध्यक्ष के। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक समिति प्रत्यायक समिति, इसके अध्यक्ष थे लादी कृष्णमाचारी अय्यर। ठीक है। अगली सदन समिति। सदन समिति बी पट्टावी सीताराम अय्यर। ठीक है। सदन समिति। उसके बाद में एक समिति थी कार्य संचालन समिति। कार्यों का संचालन कैसे करना है, इसके बने थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। उसके अलावा एक समिति बनी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, राष्ट्रध्वज एवं तदर्थ, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो राष्ट्रध्वज से जोड़ देना, राष्ट्र का सीनियर कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पहला कौन था? डॉक्टर। एक ट्रिक बनाई हमने, राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में संविधान सभा के लिए कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, क्योंकि अब आपको न्यायालय ही बनाना है भाई, अब डेमोक्रेटिक हो रहे हो, आपको सब कुछ चाहिए, आपको कार्यपालिका चाहिए, आपको विधायिका चाहिए, आपको न्यायपालिका चाहिए। तो न्यायपालिका तो अंग्रेजों के समय बना के वो केंद्रीय न्यायालय, लेकिन वर्तमान में आपको कुछ एक चेंजमेंट करना है तो कौन करेगा? आप देखोगे कि संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमारे 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी सिस्टम के लिए, तो उससे संबंधित आपको काम करना है। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी एस बरदाचारी। कौन? एस बरदाचारी। याद रखना, जो एस बरदाचारी हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाहर से आए थे। ये बन सकता है यहाँ से कि वे कौन से व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए भी संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लेते थे। बरदाचारी, बरदाचारी लिखूं या पीडीएफ मिल जाए आपको? ठीक है, बरदाचारी। उसके बाद मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त मतलब चीफ कमिश्नर जिनको बोलते हैं, उन प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे बी पट्टावी सीताराम। उसके बाद संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। किसके लिए? संघीय संविधान के लिए, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान मतलब पैसे का सिस्टम कहाँ से होगा, प्रावधान। ठीक है, हाँ, उसके लिए संविधान, उसके अध्यक्ष जो बने थे जो वो थे नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नलिनी रंजन सरकार ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप भूल जाना, भूल जाना। एक बार पढ़ना फिर भूल जाना, दो बार पढ़ना फिर भूल जाना, और पेपर से पहले एक बार पढ़ लेना, आपको 100% आप टिक करके आओगे। ये प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो एक बार हम इतनी सारी चीज़ें दिमाग में तो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि कई एक आदमी होता है हमें जो 5-7 साल बाद मिलता है ना। जैसे कविंद मेरे को अचानक मिल गया था, मैं उधर जा रहा था, अभी मेरे को याद है, वो उस तरफ जाता था दौड़ भाग कराने, फिर देख रहा हूँ कविंद जा रहा है कैप लगा, आज मेरे को याद है हाफ पैंट और कैप में। हाँ हाँ सर, सुबह सुबह घूमने गए थे आप। मैं यार ये लड़का कौन है, इसको देख रखा है मैंने, कौन हो सकता है? अरे यार ये तो अपना कविंद्र है। हाँ, और पहला सब अरे तुम मोटे हो गए। बस सर बाद में, वो बाद में सर फॉर्मेलिटी करनी पड़ती ना। तो क्या होता है, जब एक बार चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको दोबारा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो एक बार आप जैसे ही अगर आप इसको पढ़ लोगे, 4 विकल्प आएंगे तो ये अपने आप चमकेगा। जैसे आसमान में तारे बहुत हैं लेकिन सूरज चमकता है, जैसे ग्रह बहुत हैं लेकिन अरे वो भी चमकता है यार, क्लास में स्टूडेंट बहुत है लेकिन सूरज चमकता है।
वो आसमान का, ये क्लास का सूरज है, चमकता है। ठीक है, हाँ चलो चलें, वापस चलें। थोड़ी देर बाद फिर ब्रेक करेंगे, कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। नहीं, क्लास कंप्लीट हो गई, 4 रात के बजेंगे 9। हाँ ठीक है, मैं इतने दर्द में क्लास ले रहा हूँ तो ये आपका भी वो बनता फर्ज। वास्तव में मुझे दर्द बहुत है, मेरी दर्द सहने की क्षमता अच्छी है, लेकिन मेरी क्षमता जो मेरा धैर्य है, वो धैर्य भी थोड़ा सा जवाब दे रहा है अभी दर्द में। पहली बार दर्द महसूस कर रहा हूँ दांत का, आज तक दर्द हुआ नहीं मेरे को कभी। चलो देखते, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज और याद रखना, एक आयोग बना था भाषाई आयोग समिति, भाषाई आयोग, क्योंकि हमने भाषा लेनी है, किस भाषा को लें, कितनी को लें, कौन सी लें, तो उसके अध्यक्ष थे एस.के. डार। एस.के. डार भी अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, एस.के. डार भी सदस्य नहीं थे। तो 3 व्यक्ति थे, सदस्य नहीं थे, वरदाचारी, नलिनी रंजन सरकार और एस.के. डार। उसके बाद में प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति, समझो इस चीज को, कितनी अच्छी व्यवस्था है। प्रारूप समिति तो बन गई, और प्रारूप समिति का काम था ड्राफ्ट को तैयार करना, एक प्रारूप बनाना संविधान के लिए, लेकिन उस बने हुए प्रारूप की भी जांच करेगी। उस समिति का नाम रख दिया प्रारूप समिति की जांच के लिए समिति। उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। अंबेडकर की भी जांच कर रहे हैं नेहरू जी, याद हो जाएगा, अंबेडकर की जांच कर रहे हैं नेहरू जी। ओके, आगे देखते हैं। फिर प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा, क्योंकि अब हो क्या रहा है, संविधान बन रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, जैसे आज करते हैं ना झगड़ा, तो न्यूज में जाती फलाने ने पेपर फेंक दिए, फलाने ने ये कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया। उस समय भी तो मारधाड़ होती थी संविधान सभा। हाँ, मारधाड़ मतलब उसमें लिखा है, किताब मैंने पढ़ी एक संविधान की, मारधाड़ नहीं बोल सकते, तीखी बहस होती थी, लेकिन वो दोस्ताना बहस थी। हाँ, जैसे मैं अभी क्लास में ज़्यादा डांट देता हूँ कविंद्र को, लेकिन कविंद्र गुस्सा नहीं करता, उसको पता है कि नारिकेला समाकारा दश्चंते खलु सज्जना। जो लोग लड़ रहे थे वो किसके लिए लड़ रहे थे भाई, कि बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है भारत के लिए, बढ़िया से बढ़िया संविधान बनाना है भारत के लिए, चाहे इसके लिए एक दूसरे को पीटना भी पड़े, पीटेंगे लेकिन संविधान सबसे बेस्ट बनाएंगे। तो आप देखो, एक एक प्रावधान को देखो, कितना शानदार, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। अब वो चीज अलग है आपके पास कि आपके संविधान को कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है, नहीं तो संविधान ने हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा। पढ़ो ना डीपीएसपी, पढ़ो डीपीएसपी, बोला है बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ विद्वानों ने, विशेषज्ञों ने, कि अगर वास्तव में डीपीएसपी भली भांति लागू हो जाती तो भारत धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे प्रावधान है डीपीएसपी में, हैं, लेकिन चूंकि लागू नहीं कर पा रही, वो हमारी मजबूरियां हैं, शासन व्यवस्था या जो भी आप समझें, महान संविधान है। ठीक है, चलो, तो क्या था, प्रेस दीर्घा के लिए समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। अगली एक समिति और थी, नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, हो गया। अब यहां से मेन समितियां हम देखेंगे, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे दवाई खानी पड़ेगी। पॉज कर सकते हो आप इसको, तो कर दो। ठीक है, चलो।